नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे स्टूडियो में कोई ना कोई नई शख्सियत हमारे साथ मौजूद रहती है और कोई ना कोई नया टॉपिक जो जनता को अवेयर करवाता है उस पे हमारी डिस्कशन रहती है। आज भी हम बड़े अहम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हमारे रेफ्यूजीज़ का जो टॉपिक है, इस समय हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बोलबाला हुआ है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उन रेफ्यूजीज़ को कुछ पेमेंट कर रही है, टोकन पेमेंट कर रही है, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन हमारे जम्मू और कश्मीर में इस चीज़ को लेकर फैला हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जम्मू प्रोविंस के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर पवन कोतवाल जी मौजूद हैं और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से जो इन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, किस तरीके से पूरी करनी है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और उसको किस तरीके से सुचारू रूप से हमारे रिफ्यूजी भाइयों को इम्प्लीमेंट करना है ताकि उनको जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है वो उन तक प्रॉपर तरीके से पहुंचे। जी कोतवाल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। कोतवाल साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो फंड्स दिए जा रहे हैं ये किन रिफ्यूजीज़ को दिए जा रहे हैं? 47 वालों को, 65 वालों को या 71 वालों को? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का पैकेज है फॉर डीपीज, जिसे हम डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कहते हैं जी। और ये डिस्प्लेस्ड पर्सन्स वो लोग हैं, वो फैमिलीज़ हैं जो 3 टाइम्स में आई हैं जी एक तो जब 47 में पार्टीशन हुआ था और जो लोग जिसे हम आज पीओके कहते हैं जी उस इलाका में जो रहते थे, और जब पीओके बना तो उसके बाद वो लोग जो माइग्रेट हुए वहाँ से, जी तो 47 में जब लोग वहाँ से माइग्रेट हुए तो उनको यहाँ बसाया गया, उनको यहाँ लैंड दी गई। जो लोग तो एग्रीकल्चरल क्लास के लोग थे, जो ज़मींदार लोग थे, उनको यहाँ लैंड दी गई जी एक पर्टिकुलर स्केल के मुताबिक। और जो लोग अर्बन डीपीज थे, जो खेतीबाड़ी नहीं करते थे मगर अपना बिजनेस वगैरह करते थे, उनको प्लॉट्स दिए गए और उनको कभी कभी बने बने मकान भी दिए गए और अलग अलग बस्तियां बनी, जैसे जहां आप रह रहे हैं यहाँ भी बस्ती है, बख्शी नगर है, बहुत सारी बस्तियां बनी जी, डिफरेंट एरियाज में। और बाकी लोगों को लैंड दी गई और वहाँ बसे। तो ये एक तो ये 47 के डीपीज हैं। ये हमारे पास जो हमारी स्टेट के अंदर जिनका रिहेबिलिटेशन हुआ जी वो लगभग 26,319 फैमिली हैं जो 47 की। जी तो वो एक पार्ट है इसका, 26,319 फैमिलीज, डीपीज ऑफ 47। 47। इसके अलावा 4,500 के करीब हमारे 65 के डीपीज हैं जो पुंछ इलाके के हैं, सॉरी छम्ब इलाके के, छम्ब इलाके के। क्योंकि जब 65 में वॉर हुई तो छम्ब का कुछ इलाका जो है वहाँ से लोग आए और छम्ब का इलाका पाकिस्तान में चला गया और उन लोगों को वहाँ से जो यहाँ आए उनको यहाँ बसाया गया। पहले उनको अखनूर में रखा गया कैंप्स में और फिर उनको भी उसी स्केल के ऊपर लैंड दी गई, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर जैसे 47 में दी गई थी, और उनको बसाया गया। तो ये फैमिलीज़ कोई लगभग 4500 के करीब ये फैमिलीज़ हैं, ये भी इसका पैकेज का पार्ट है। मतलब 65 में 4500 डीपीज थे। हाँ, वो मगर वो छम्ब इलाके के। छम्ब इलाके के। तो उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसको कहते थे छम्ब डिस्प्लेस्ड पर्सन रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट इंडिया ने बनाई थी और उन्होंने कैंप्स लगाए थे और उन लोगों को वहाँ पे रखा गया था पहले, और उसके बाद उनकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की गई थी। उसके बाद इन फैमिलीज़ के अलावा एक 71 में लोग आए, फिर छम्ब से लोग आए। जब 71 की वॉर हुई तो कुछ और इलाका चला गया और उसके बाद वहाँ से लोग जो हैं वो यहाँ पे आए और उनको भी यहाँ बसाया। ये भी लगभग कोई 3600 एक ग्रुप है जो कि जिनको कि अगेन कैंप्स में रखा गया जिस तरह पहले वाले को रखा था, और उसके बाद उनको भी उसी स्केल के ऊपर ज़मीन जो है वो दी गई। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो कि कैंप्स में नहीं रहे, जिसे हम कहते हैं नॉन कैंप 71। तो 71 का जो नॉन कैंप है वो कोई 1965 के करीब लोग कहते हैं कि हम हैं। और ये सारे ग्रुप अगर मिला लें तो मैं ये कहूँगा कि वही सारे डीपी जो 47 में आए, 65 में आए छम्ब के, और 71 में आए छम्ब के कैंपों में रहे नहीं रहे, वो सब जो हैं ये कोई 36,384 फैमिलीज बनती हैं जिनके लिए ये पैकेज है। और ये प्राइम मिनिस्टर का सेंट्रल असिस्टेंस पैकेज जो है ये मतलब ओवरऑल 36,384 फैमिलीज का है। जी, ये तो बहुत बड़ी एक फिगर है कोतवाल साहब। कोतवाल साहब, एक और चीज़ अब मैं जानकारी आपसे चाहूँगा कि ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो आया है, तो क्या ये 36,000 जो आप आंकड़ा बता रहे हैं इन सब 384 फैमिलीज को ये सबको कवर कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सब लोग जो 36,384 मैंने कहा, अगर आप उसको टोटल करें 26,319, 4600, 3500, 1965, इसका जोड़ जो है इसका योग बनता है 36,384। और इन सब के लिए ये पैकेज है
लगभग 5.5 लाख एक आदमी को, एक फैमिली को मिलेगा जी। और ये पैकेज है जी जी। ये तो बात आपने बताई कि 5.5 लाख रुपए एक फैमिली को मिलेगा, लेकिन जो एक फैमिली को मिलना है उसके लिए क्या क्या ऐसी फॉर्मेलिटीज रखी गई जिससे इनको ये चीज मिल सके? देखिए, इसके लिए जो सबसे बड़ा ग्रुप है 26,319 लोगों का, वो है हमारा 47 का। और क्योंकि 47 के लोग जो हैं, अब अगर आप 47 और 2017 में देखिए जी, तो कितना बड़ा अरसा, 80 साल पुरानी बात 80 है। साल पुरानी, और उसके बीच में जाहिर बात है 2 या 3 जनरेशन आ गई होंगी, जो जी। ओरिजिनल अलाटी होगा वो शायद जिंदा भी ना हो। और नेचुरली हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उसके वारिस ही होंगे। जी। तो जो ज़मीन, देखिए यहाँ 2 कैटेगरी है, एक है एग्रीकल्चर जिसको लैंड मिली, और एक नॉन एग्रीकल्चर जिसको हम अर्बन डीपी कहते हैं, जिसको या तो प्लॉट मिला या मकान मिला जी। और फिर उसको कुछ लोन भी मिला, जिसको प्लॉट मिला उसको लोन भी मिला, 3500 रुपया लोन भी मिला जी, कि भाई आप मकान बना लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट। जी हाँ जी हाँ। तो ये उनके पास सारे कागज मौजूद हैं, और जिसके पास लैंड के कागज जिसे हम कहते हैं फॉर्म ए, इंग्लिश में आप उसको कहेंगे फॉर्म ए, और अगर उर्दू में कहें तो फॉर्म अलफ। उस फॉर्म अलफ के ऊपर जो उस वक्त 47 में 80 साल पहले जो पार्टीशन के दौरान फैमिली आई, तो वो लोग एक टुकड़ों में आए, मतलब ये तो कभी पूरी फैमिली उसमें से होता कि अगर 10 की फैमिली हो, 3 आदमी मर चुके हों और 7 आदमी ही आ पाए। कई बार जो है वो किसी बच्चे का होता कि उसका अपना पिता उस जो खाना जंगी उस वक्त हुई उसमें मर गया हो, वो अपने चाचे के साथ आया। कई औरतों के हस्बैंड मर गए, वो अकेली अपने बच्चों को लेके आई। तो उस वक्त वो जब जो आई उसने कहा कि ये मेरी फैमिली है, उसको रजिस्टर किया गया। जी बिल्कुल। और उसने कहा कि मैं बेवा हूँ, या किसी ने कहा कि मैं हूँ, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, तो उसको हेड ऑफ द फैमिली माना गया, जो सबसे उनसे बड़ा था। और उसके साथ जो भी लोग आए थे, चाहे वो उसका अपना बेटा हो, चाहे उसका अपना भाई हो, चाहे वो उसका उसके भाई का लड़का हो, चाहे जो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट था, उनको फैमिली तस्वुर किया गया और हेड ऑफ द फैमिली बनाया गया, और जितने मेंबर वहाँ से हैं उसके हिसाब से उनको लैंड दी गई। जी बिल्कुल। तो वो मान लीजिए अगर वो ओरिजिनल अलॉटी आज नहीं है, तो ये लैंड जो है ये 2 किस्म की लैंड है। एक तो उसमें से जो सरकार की ज़मीन थी वो उनको दी गई, और दूसरी जो इवैक्यूई लैंड थी, जो यहाँ से लोग पाकिस्तान में गए, तो उनकी लैंड को हम कहते हैं इवैक्यूई लैंड, यानी कि जो लोग यहाँ से चले गए अपनी ज़मीन छोड़ गए, वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी है। कुछ उनकी ज़मीन इनको दी, क्योंकि इनकी ज़मीनें जो वहाँ रह गई थी, वो जो यहाँ से लोग गए वो उन्होंने उनके पास चली गई। तो वो जो है उस लैंड का ऊपर 47 के लोगों को पूरे हक दिए गए हैं। अगर जो स्टेट लैंड है उसका उनको मालिक बना दिया गया है, और जो उनके पास कस्टोडियन की लैंड है या इवैक्यूई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उनको एग्री रिफॉर्म के तहत 3 अलग के अधिकार दिए गए हैं। तो उनकी म्यूटेशन होती है, वो म्यूटेशन जो उनकी होती है वो आप उसकी कॉपी देके आप प्रूव कर सकते हैं कि हम जो हैं प्लॉटी हैं उसके, और उसकी बेसिस पे या तो अपना फॉर्म अलफ दें, और या अपने जो कागज़ जो हैं म्यूटेशन के कागज़ हैं वो दें, या लैंड के कागज़ दें, या एक रजिस्ट्रेशन कैंसिल कहते हैं, एक लेजर होता था उनका बनाते थे, तो वो कागज़ हमने प्रिस्क्राइब किए हैं। हमने क्या किया कि लोगों की, जब ये आपने कहा कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जी, और इसके तहत हमने पहले क्या किया कि जितने जो कागज़ ज़रूरी चाहिए हैं वो हमने उनकी एक लिस्ट जो है वो पब्लिश की है, लोगों के ऑब्जर्वेशंस के लिए, लोगों के कमेंट्स के लिए। हमें बहुत सारे कमेंट आए, उसके बाद हमने ये लिस्ट जो है 15 से कम कर दी, मान लीजिए 8-9 कर दी। फिर हमें रिप्रेजेंटेशन आई कि नहीं ये भी बहुत ज़्यादा है। फिर हमने फाइनली अब हमने क्या कर दिया कि जो मेन 4 डॉक्यूमेंट हैं, जो मेन 4 डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं, उन्होंने कहा कि एक तो एक एप्लीकेशन फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा होना चाहिए, जिसके ऊपर की जो रिफ्यूजी है या जो डीपी कहेंगे उसे, उसका जो डिटेल होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कागज़ उसके पास होना चाहिए आधार कार्ड जी। तीसरा उसका एक आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जी, ठीक है। और ये एक बैंक का मैंडेट फॉर्म होता है जिसके ऊपर बैंक लिख के देता है कि ये हमारा अकाउंट होल्डर है, और उसके ऊपर बैंक का एड्रेस भी होता है, बैंक का IFSC कोड भी होता है, और उसका अकाउंट नंबर भी होता है। तो 4 डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब किए जो आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, आधार कार्ड कई लोगों के पास नहीं, उसके लिए हम स्पेशल आधार कार्ड द्वारा शुरू हुआ बनना, हम उनका बनवा रहे हैं। तीसरा हमने जो अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ J&K ने कहा कि PRC भी होना चाहिए जी, ये परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये 5 डॉक्यूमेंट मेन है। उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर क्लास के हैं तो आपको सिर्फ फार्म अलफ दिखाना है, या अगर आप फार्म अलफ नहीं तो आपको ज़मीन के कागज़ दिखाने हैं जी। और अगर आप अर्बन DP है तो आपको अपना अलॉटमेंट दिखाना, जहाँ आपको ज़मीन और वो पैसे मिले हैं, या मकान की अलॉटमेंट दिखानी है। तो एक ही कागज़ हमने रखा। और जो लोग 65 के, उनको उस वक्त जो वो कैंप्स में थे तो राशन कार्ड मिलता था जी, वो अपना राशन कार्ड दिखा दें या अपनी अलॉटमेंट का कागज़ दिखा दें जी। 71 के जो लोग थे उनको भी यही राशन कार्ड दिखा दें, या वो अपना ज़मीन का कागज़ उनको मिला वो दिखा दें, या वो जो हैं जो नॉन कैंप वाले हैं उनको कुछ नहीं मिला क्योंकि कैंप में रहे नहीं, तो उनको रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाई, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई,
तो बाद में जब उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कहा कि हमें कुछ भी नहीं मिला, ना ज़मीन मिली ना कुछ मिला, तो फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा कि इन सारी फैमिलीज़ को जो जो कैंप में नहीं रही है 71 में, जी, उनको आप ऐसा करें, उनके लिए आप 25,000 रुपया हर फैमिली को दीजिए। तो फिर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की, लोगों को से एप्लीकेशन इनवाइट की, वो लोग जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी और एस्टेब्लिश किया कि हम 1971 के नॉन कैंप हैं, उनको 25-25 हज़ार रुपये हमने दिया। तो हमने कहा कि जिस जिस आदमी को 25,000 रुपये मिला हुआ है, हम ये मान लेंगे कि वो जेन्युइन वो कैपेबल। तो इसलिए हमने इनके डॉक्यूमेंट अब बहुत कम कर दिए हैं। और अब जो ये एक क्लैरिटी जो है, और इसके साथ हमने ये किया कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जी, हमने देखा कि भाई जब हमने कहा कि ये स्कीम में अप्लाई करो तो लोग बड़े तशवीश में थे। कोई आदमी किसी के पास जा रहा था, कोई आदमी किसी के पास जा रहा था, कोई अपने तरीके से फॉर्म भर रहा था, कोई दूसरे तरीके से फॉर्म भर रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि एक प्रिस्क्राइब फॉर्म बनाया, उसके ऊपर एक फोटो भी लगाने की प्रोविजन रखा, उसका नंबर दे दिया हमने, क्योंकि ऑल ओवर फॉर्म्स आर नो नंबर्ड एंड दे हैव बीन प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट प्रेस। गवर्नमेंट प्रेस से हमने प्रिंट करवाया लगभग कोई 70,000 फॉर्म। जी, उस पे हर फॉर्म के ऊपर नंबर है, एक सीरीज है, और उस नंबर उस फॉर्म नंबर के तहत उस फॉर्म को जो है वो हम इंडिविजुअल को अलॉट करते हैं। और वो फॉर्म जब वो हमें भरता है, उस फॉर्म के पीछे हमने सारी फॉर्मेलिटी लिख ली है। जी, मतलब हमने कहा कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये फॉर्मेलिटी क्या है, तो उस फॉर्म के बैक साइड पे 65 वाले को क्या देना है, 71 वाले को क्या देना है, 47 वाले को क्या कागज़ देने हैं, वो सारे लिखे हुए हैं। जी। तो वो कागज़ भरते हैं और हमारे पास देते हैं। सर मेरी आपसे एक अहम जी। प्रश्न है, एक अहम पूछना है आपसे। जी, जी। जो जनता का मानना है, कई डेपुटेशंस, कई लोग ऐसे आए, रेफ्यूजीज जो आप डीपी कह रहे हैं, वही लोग। आपने एक चीज़ अहम इसमें नहीं जिक्र किया, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी का। अच्छा, हाँ। पावर ऑफ अटॉर्नी में अहम लोगों को तकलीफ का, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने कहा, अभी आप ही के शब्द थे, आप ही ने ये चीज़ कही कि भाई 2-3 जनरेशन इसमें आई। अब जो फार्म अल्फ था, जैसे आपने फार्म अल्फ कहा, उस फार्म अल्फ में उनके एंसेस्टर्स के, उनके फादर के नाम थे, लेकिन उनका नाम नहीं था। अब उनको अपने नाम को किस तरीके से प्रूव करना है, मेरा एक प्रश्न तो ये है। दूसरा इसके साथ प्रश्न ये है कि अगर अल्फ फार्म है, अल्फ फार्म में एक बच्चे का नाम है, उसके बाद 4 बच्चे और हुए, ठीक, क्या वो जो 4 बच्चे हैं उनको भी पावर ऑफ अटॉर्नी में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना? इस समय जनता को जो आपने आधार कार्ड, फॉर्म, अकाउंट जो बोला, वो एक इजी प्रोसेस है, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है इस समय लोगों को जो मुश्किलात दे रहा है, और एक एजेंसीज खुल गई हैं इसके लिए, एजेंट्स कायम हो गए हैं, वो यही है पावर ऑफ अटॉर्नी। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये था कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी क्या चीज़ है? देखिए, मैं इसमें बताता हूँ। ये है क्या कि ये है पर फैमिली रिलीफ। मान लीजिए ये 5.5 लाख हमने एक फैमिली को देना है। अगर उस फैमिली में उस वक्त मान लीजिए 5 मेंबर थे, तो ये 5,50,000 जो है 5 आदमी में डिवाइड होगा, राइट। अब हम ये भी मानते हैं कि उसके आज उसके पड़पोते हों, वो आदमी जो है उसके पहले 3 लड़के होंगे, उन 3 लड़कों के भी अगर आगे 3 लड़के 2 लड़कियां, इसी तरह अगर उसके 3 लड़के 2 लड़कियों के आगे भी 3 लड़के। सर मैं रोकना चाहूँगा आपको, ये तो आगे पड़पोतों की बात। अगर जिस तरीके से एक भाई का नाम है, उसके बाद 3 बहनें हुई, 2 भाई हुए, तो उस पोजीशन में क्या उसको पावर ऑफ अटॉर्नी उन बहनों और भाइयों से भी लेनी? मैं आपको एक बात उसमें बताऊंगा। 47 का जो डीपी है ना, उसके पास, जिसके पास लैंड रेवेन्यू जिसको अलॉटमेंट हुई है जी, उसके पास म्यूटेशन है। मान जान लीजिए जो दफा जो हेड ऑफ द फैमिली हम कहते थे, हेड ऑफ द फैमिली को ही अलॉट होती थी जी, उस स्केल पे अलॉट होती थी जितने उसके साथ मेंबर आए होते थे जी, ठीक है। तो अब वो हेड ऑफ द फैमिली आप कह रहे हैं कि वो फोर्थ हो चुका है, मतलब ही हैज एक्सपायर्ड, वो ही इज नो मोर। तो जब भी कोई इंसान मर जाता है, उसके बाद उसकी एक म्यूटेशन ऑफ इनहेरिटेंस होती है जी, ठीक है। और वो म्यूटेशन ऑफ इनहेरिटेंस कैसे होगी, उसके लिए गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है जिसको हम 578C कहते हैं। उस 578C में ये प्रोविजन है कि अगर एक आदमी जब वो 47 में यहाँ आया और उसको मान लीजिए आपने 50 कनाल ज़मीन दे दी और उसके 5 मेंबर थे, उन 5 मेंबर में से एक वो खुद था, एक उसकी बीवी थी, 2 उसके लड़के थे और 4 उसकी लड़कियां थी जी। तो 578C कहता है कि जो लड़कियां शादी करके बाहर चली गई जी, जो लड़कियां शादी करके घर से बाहर चली गई, उनको इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको इसमें हक नहीं है लैंड की जी, बिल्कुल। और जो औरतें शादी करके अंदर आई उनको हक है जी, लेकिन जो लड़कियां शादी करके बाहर नहीं गई मगर पिताजी के साथ ही रही, फैमिली के अंदर ही रही, उनको भी वो लैंड जो है म्यूटेशन ऑफ इनहेरिटेंस जो है उनको मिल जाता है, राइट। तो उस हिसाब से जितना जितना लैंड में उनका हिस्सा है उतना उतना उनको कंपनसेशन में हिस्सा है जी। तो इसीलिए क्योंकि इस हिस्से को हमने बांटना है, तो हमने पहले ये कहा था कि
सबसे इसमें डिफिकल्ट काम ये है कि मान लीजिए अगर इस वक्त 3 आदमी पैदा हो गए या 4 आदमी हैं उस जी, फैमिली के, या जी। आप कह रहे हो 6 आदमी हैं, तो वो 6 आदमी जो हैं जो 578C के तहत हकदार हैं। अब अगर या तो वो 6 ही आदमी जो हैं एक आदमी को जिम्मा लगा दें कि जनाब आप ही अपना अकाउंट नंबर दीजिए जी। और आपके अकाउंट में जब पैसा आएगा तो हम आपस में बांट बांट लेंगे। लेंगे। उनकी ये रजामंदी को हमने कहा कि भाई ये हम कैसे मान लें कि आपने इसको, एक भाई कहे कि मैंने बाकी 5 भाइयों से रजामंदी ले ली है, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी लेना, ठीक है। लेकिन अगर कहीं 2 भाइयों में इख्तलाफ है, 3 भाइयों में इख्तलाफ है, तो वो इंडिविजुअली भी भर सकते हैं। मतलब इसमें ये जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो ओनली फैसिलिटेशन हम करते हैं कि अगर एक आदमी दूसरे के बिहाफ पे फॉर्म भर रहा है, जी। वरना हर एक इंसान, हर एक उस फैमिली का मेंबर जो इस 5-5.5 लाख का शेयर होल्डर है, जी। उसी रेशो में जिसमें वो लैंड का शेयर होल्डर है, जी। या जो मकान उसको अलाट हुआ उसका शेयर होल्डर है, या वो प्लॉट जो उसको मिला है फैमिली को उसका शेयर होल्डर है, उसी शेयर के बेसिस के ऊपर उतना ही शेयर 5.5 लाख में उसको भी मिलेगा। और वो इंडिविजुअली अप्लाई कर सकता है कि हम 4 भाई हैं, बाकी 3 भाई को मुझे पता नहीं, वो अलग से फॉर्म भरेंगे। मैं अपना मतलब अलग- छोटे शब्दों में सर आपका कहना ये है कि जो मतलब लेडीज हैं, जो उस घर में लड़कियां पैदा हुई हैं, वो 47 शादी बाहर 47 निकल गई हैं, जो शादी करके निकल गई हैं, वो उनका उनको कोई ये हक नहीं है, उसका 578C में कोई उनको हक नहीं मिलता है। पावर और अटॉर्नी हम वही के लिए उनकी जरूरत नहीं है। नहीं। और जो भाई हैं, अगर वो आपस में उनकी नहीं बनती है जी, जी। तो वो इंडिविजुअल भी अपना- कर अपना, सकते हैं, उनको उन 5.5 लाख में से उतना उतना पार्ट शेयर उतना शेयर मिल जाएगा। बिल्कुल। सर ये रहा एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न इससे जुड़ा रहा कि जिस तरीके से अब जैसे आपने कहा कि उधर से जो उनको पेपर्स मिले, जी जी उन पेपर्स में 4 लोग हैं, जी जी 4 लोगों के नाम हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि जब वहाँ से आए तो मान लीजिए उस फैमिली का वो खुद था, उसकी बीवी थी और एक बच्चा था। जब उसको यहाँ लैंड मिली, जब वो बस गया यहाँ पे, उसने 2 बच्चे उसके और हो सर गए। सर वो तो आपने क्लियर किया, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि जब वो वहाँ से 4 लोग आए, बीवी, हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा, ठीक, अब उस बच्चे का नाम उसमें है जी हाँ। या 2 बच्चों का नाम उसमें है, 4 लोग हैं, उसमें से 3 लोग हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा, क्योंकि इस समय 80 साल हो गए तो वो उनकी डेथ हो चुकी जी है। जी जी अब पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए वो कहते हैं इन 3 का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये 3 कहाँ हैं, तो वो जो चौथा आदमी है कोर्ट में कहता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। अब उसके पास उस समय डेथ सर्टिफिकेट का कोई ऐसा माहौल नहीं था 65 में या 60s में, 50s में, तो उसके लिए क्या प्रावधान देखिए, है? ये हमारे पास आई बात कि डेथ सर्टिफिकेट जो है, कई लोगों की डेथ हो चुकी है, मान लीजिए 60s में, आप ठीक कह रहे हैं 70s में, तो इस वक्त डेथ सर्टिफिकेट नहीं लाते। उसके लिए हमने हर डिप्टी कमिश्नर को कहा, और मैं आपके इस मीडियम के इस माध्यम से कहना चाहूँगा, जी आप सिर्फ उस गांव का जो चौकीदार, जी उस गांव का लंबरदार, ठीक है, क्योंकि मौत और बर्थ्स एंड डेथ्स जो होती हैं गांव में, जी शहर के अंदर तो म्यूनिसिपैलिटी रजिस्ट्रार होती है, जी। म्यूनिसिपैलिटी के अंदर एक ऑफिसर होता है रजिस्ट्रार, ये जनरली वो हेल्थ ऑफिसर होता है म्यूनिसिपैलिटी का, उसको हम कहते हैं ही इज ए रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। जी बिल्कुल। तो आपका अगर बच्चा म्यूनिसिपैलिटी के अंदर पैदा होता है तो आपके अस्पताल के रिकॉर्ड के ऊपर आजकल तो ऐसा होता जी है, आजकल तो डेथ सर्टिफिकेट या जो वो बर्थ आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, म्यूनिसिपैलिटी बिल्कुल देती है। बिल्कुल। पहले भी दिया जाता था, लेकिन उस वक्त जो गांव में भी सिस्टम इतना बना नहीं था, तो कई बार चौकीदार ने रिकॉर्ड किया, दे दिया थानेदार को, तो थानेदार ने वो रिकॉर्ड कर लिया, वरना हो सकता है वो थानेदार भी आज से अब 40 साल पहले कहाँ सर कहाँ होगा अंडरस्टैंड। रिकॉर्ड? तो इसलिए हमने कहा है कि आप एक चौकीदार और वहाँ का लंबरदार वो ये सर्टिफाई कर दें कि इस फैमिली के ये 3 आदमी जो हैं ये थे पहले, अब ये दे आर नो मोर एंड वी सर्टिफाई, और तहसीलदार जो है उस बेसिस के ऊपर तहसीलदार कह दे कि सर ये जो है ये लोग इनकी डेथ हो चुकी है, इसका डेथ सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। वो इंस्ट्रक्शन हमने अपने डीसी को पास कर दिए। सर ये हो गई हमारी रूरल एरिया जी, की, जी। और अर्बन एरिया के लिए क्या रहा? अर्बन एरिया के लिए जो म्युनिसिपल लिमिट में आते अगर हैं, जो म्यूनसिपल लिमिट में आते हैं तो जाहिर बात है, एक तो उनका वो म्यूनसिपैलिटी में तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद रजिस्ट्रार जो म्यूनसिपैलिटी के अंदर रिकॉर्ड सर होगा, अब 50s का रिकॉर्ड कहाँ अगर नहीं हो जी। तो हम इसके लिए कोई ऑफिसर तैनात कर सकते हैं। जैसे म्यूनसिपैलिटी के अंदर भी तो तहसीलदार होते हैं, जी। तो मान लीजिए अगर तहसीलदार जम्मू खास है हमारा, तो वो अगर लोकल कोई ऐसी म्यूनसिपैलिटी का कोई ऑफिसर जो है वो सर्टिफाई कर दे, बट वी कैन थिंक ऑफ दैट कि किसी ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाए ताकि जो म्यूनसिपैलिटी के अंदर के जो लोगों सर यही हमारे लोगों की एक बड़ी अहम मुश्किलात है अर्बन एरियाज के भी, जो कि उन्होंने कहा कि भाई जब डेथ
हो चुकी है, अब हम उसको प्रूफ कैसे करें। जी, जी। और वो प्रूफ, क्योंकि 50s का रिकॉर्ड तो अभी मिलना और डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट तक बहुत चलिए मुश्किल इसमें थे। हम ऐसा करके कोई ऐसा आपका प्रावधान जो करें। सुझाव है जी कि हम करके एक एफिडेविट वो दे दें, जी ताकि हमें ये रहे कि कल को कोई आदमी खड़ा ना हो जाए कि जनाब आपने मुझे मुर्दा डिक्लेयर कर दिया था जी मगर मैं तो जिंदा था। जी। ठीक है ना। लेकिन तो इसलिए वो उस चीज़ से बचने के लिए क्योंकि किसी को ये डिक्लेयर कर देना कि ही इज़ नो मोर, जी उसके लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो आदमी होता बाहर गया हो, कहीं आगे पीछे हो, जो आदमी अप्लाई कर रहा है ये कह रहा है कि ये ही इज़ नो मोर, हो सकता है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सर, क्या वो जो एफिडेविट है वो क्या नोटरी अटेस्टेड या किसी देखिए मैजिस्ट्रेट इसके लिए मैं अभी कंफर्म नहीं है? हम कंफर्म नहीं है, मगर हम वी विल ट्राई टू, मैं इसके ऊपर सोचूंगा कि शहर के अंदर अगर म्यूनसिपैलिटी ये कहती है कि इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम लोकल तहसीलदार को, जो हमारी म्यूनसिपैलिटी का आपके जो यहाँ तहसीलदार खास है जी उसको हम एक जिम्मेवारी दे सकते हैं कि वो अपनी लोकल इंक्वायरी के बेसिस पे और एफिडेविट के बेसिस के ऊपर जी। वो ये केस जो है रिकमेंड कर सकता है। क्योंकि सर हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी इसकी ज़रूर इल्म होगा, क्योंकि इस चीज़ पे कई एजेंसीज एजेंट्स खड़े हो गया और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मिसअंडरस्टैंड। देखिए मैं आपको ये कहूँगा आपके माध्यम से, मुझे इतना भी ये पता लगा कि जो हमने केस देखी, अभी हमने ये 36,384 फैमिली के अगेंस्ट हमारे आज की डेट में कोई 27 हज़ार हमने फॉर्म दे दिए, जो जी। लोग फॉर्म नहीं ले लिए। उस 26-27 हज़ार फाइलों जो हमने फॉर्म दिए हैं, लगभग हमारे पास कोई 7,500 के करीब जो है वो फॉर्म कंप्लीट हो गया आगे। जी ठीक है। हमारे 3 डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं, एक तो हैं जो पीआरओ, जो 47 के लिए पीआरओ जिसको हम प्रोविंशियल रिहेबिलिटेशन ऑफिसर कहते हैं, उसके पास अप्लाई करना है, और जो 65 और 71 के उनको डीसीज के पास अप्लाई करना है। तो इन सब जो तीनों एजेंसीज हैं, मतलब डीपीज की 47 का पीआरओ है और 65 और 71 के रेस्पेक्टिव डीसीज हैं, और डीसीज भी 3-4 ही मेन है, जम्मू, सांबा, कठुआ और राजौरी और पुंछ, और थोड़े थोड़े आगे पीछे कहीं उधमपुर भी थोड़े हैं, कहीं और थोड़े हैं। इन सब मतलब जो जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट के डीसी जी। तो वहाँ पे भी लगभग हमें उसमें से 26,000 फॉर्म जो गए हैं आज की डेट तक, हमारे कोई 7,500 फॉर्म हमें फिल होके आ गए, कागज उन्होंने लगा दिए। जी बिल्कुल। उस 7,500 का हमने पूरा इंक्वायरी, पूरी वो एग्जामिनेशन, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स करके 2,500 के करीब केस हमने जो है गवर्नमेंट को भेज दिए, और गवर्नमेंट ने उन 2,500 में से भी कोई 2,000 के करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिए जी। और ये तो केस तो हो गए जो हमको, जो आप कहेंगे कि हार्ड कॉपीज। इसके बाद अलावा हम सॉफ्ट कॉपीज जो है वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसी वक्त ही ईमेल कर देते हैं। अब देखिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आज से 4-5 दिन पहले कहा, देखा होगा आपने कि अखबारों में पूरी ऐड दी थी कि इन लोगों को हमने 5.5 लाख रुपए रिलीज कर दिया है। तो मुझे तो ये भी उसमें से खबर आई कि जनाब जो केस आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज भी दिए हैं, जो अप्रूव हो चुके हैं, उनके लिए भी कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको पैसा दिलवाएंगे जी। और लोगों में हमारे यहाँ से गलीबिलिटी भी है, मतलब हम लोग जल्दी बातों में आते हैं, तो लोग उनके पास जाना हो गया शुरू एजेंटों के। तो उन्होंने ये कहा कि अब ऐसा अनाउंस करें कि इन आदमियों के केस अप्रूव हो चुके हैं, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंटों में आएगा। क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना स्टेट गवर्नमेंट को देना है, ना इन्होंने किसी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे सिर्फ उनकी अकाउंट नंबर लेना है, उनके बैंक का एड्रेस लेना है, IFSC लेना है, और वहाँ से डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट कर रही है, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कह रहे हैं। तो अब मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा, और हमने फिर डीसी को अब ये कहा कि आप जो केस रिकमेंड करते हैं, जो आपका केस क्लियर हो चुका है, वो आप अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए। और हम भी अब ये ऐड देने जा रहे हैं 1 दिन के अंदर, जब हम देखेंगे कि उनकी वेबसाइट के ऊपर उन केसेस का ब्यौरा आ चुका है जो क्लियर हो चुके हैं, और उनको अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, वो किसी भी वक्त उनके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, उनको सिर्फ बैंक का अपना पता करना कब पैसा आ गया। तो मैं उन लोगों को भी कहूँगी, अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उन लोगों के झांसे में मत आइए जो ये कह रहे हैं कि हम आपका केस करवा देंगे, हम आपके लिए फैसिलिटी करवा देंगे, हम आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे। हो सकता है कि प्रोसीजर हमने इतना सिंप्लीफाई किया है, लेकिन आप क्योंकि खुद वो प्रोसीजर का जो बैक साइड पे पढ़ नहीं रहे हैं, या आप खुद उसको नहीं कर रहे, तो कोई आपको बता रहा है कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे करिए, ऐसा सर। एक्चुअली मैं आपको रियलिटी जो बताऊं, जो हमने भी देखा, जो हमने भी एनालाइज किया, और हमारे पास कई ऐसे डेपुटेशंस आए जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है इस समय, वो सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी में आ रही है, और उसके लिए एक नेक्सस खड़ा हो गया, एक एजेंट्स खड़े हो गए, कई जगह पे ऐसी चीज़ें खड़ी हो गई हैं कि हम क्लियर करवा देते हैं, हम कर देते हैं, हम ऐसा करते हैं। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी कोई एजेंट क्लियर नहीं करवा सकता। पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली आप किसी आदमी को
एक अथॉरिटी दे रहे हैं, यानी कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये है कि जो चीज़ मेरी है मैं उस चीज़ को, या जो मेरा हक है, या मेरा अगर 1 लाख रुपया बनता है, मेरा 1.5 लाख रुपये शेयर है, मैं वो शेयर जो है खुद अपना अकाउंट दे के अपने अकाउंट में नहीं डलवा रहा हूँ, मैं एक दूसरे आदमी को कह रहा हूँ कि आप उसको मेरे बिहाफ पे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लीजिए जी। तो ये एक किस्म की अथॉरिटी देना है। लेकिन सर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसी के साथ कि कहीं ऐसा हो रहा है, जैसे रूरल एरियाज़ हैं चाहे अर्बन एरियाज़ हैं, मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को, कि जैसे आपने अभी क्लियर किया कि जो बच्ची या जो लड़की शादी करके दूसरे घर चली गई है उसका कोई राइट नहीं है। उन लोगों को भी भड़काया जा रहा है, आपस में रूरल एरियाज में क्लैशेस हो गए हैं, इसको देखते मद्देनजर रखते हुए। नहीं, वो क्लैरिफाई हम इसलिए कर दें, हमने पहले भी क्लैरिफाई किया हुआ है, अपने इंस्ट्रक्शन में कहा हुआ है, मिनट्स में कहा हुआ है कि ये 578C के तहत ही चलेगा। देखिए 578C जो ये डीपीज को अलॉटमेंट गवर्न करता है, 578C का एक सेक्शन है 15, वो ये कहता है कि ये लैंड जब ये आदमी जो है जिसको ये अलॉट हुई थी, जब वो नहीं रहेगा, जब उसकी तो उसने आगे किसी को ट्रांसफर आगे वो कैसे उसके लोगों में जाएगी, वो एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, और उस प्रोसीजर में लिखा है कि दिस लैंड विल गो और डिवॉल्व टू ओनली द मेल मेंबर्स जी एंड टू द डॉटर्स or the women who will continue to live with the own family and not married outside the family, and not to those women who will get married outside the family जी। तो वो एक 578C का रूल आज से 70 साल से चल रहा है, ये जब से ये 54 में तब से आया हुआ ये, तो तब से उसी के तहत हम लैंड के भी इनके डिस्प्यूट हल करते हैं। तो इसलिए हमने ये फैसला लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कि हम 578C को ही फॉलो करेंगे, अदरवाइज बहुत सारे डिस्प्यूट पैदा हो जाएंगे। जी बिल्कुल। जो बहनें बाहर भी शादी हो चुकी है, जो बहनें आउटसाइड स्टेट सेटल हो चुकी हैं, आउट ऑफ कंट्री चली गई, उनके ऊपर भी उनकी फैमिली का प्रेशर रहेगा कि आप भी अपना शेयर लीजिए, उससे झगड़े पैदा होंगे। इसलिए हमने इसको सर एक और इसी से जुड़ा हुआ संबंधित क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि वो आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंट्री चली गई हैं, उसी तरह जो आपस में फैमिली मेम्बर्स थे वो आउट ऑफ कंट्री चले गए, आउट ऑफ स्टेट चले गए, और उनका जो एक हेड है, बड़ा भाई है जो, या फादर है या मदर है, वो यहाँ एग्जिस्ट करता है। अब हमने फैमिली का सबको क्लब करके उनसे एक एनओसी लेके एक वो करना है, तो अब कहा जाता है कि वो एनओसी जो है वो जज के सामने ही, ऑनरेबल जज के सामने ही हमें इकट्ठा होकर वो पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इनको अपना हेड ऑफ द फैमिली या ये इनका अकाउंट जो है वो हम दे रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए ये क्या हुआ था, ये इसमें क्या है कि एक आदमी जो है, हमारे कुछ ऑफिसर्स नहीं, हालांकि ये इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की वेरी क्लियर है कि जब कोई ओरिजिनल अलॉटी नहीं रहता और उसके जो वारिस है 578C के अकॉर्डिंगली, उन वारिस जो है उनको वारिस माना जाए जी। और लेकिन कुछ हमारे ऑफिसर्स ने ग्राउंड पे क्या कहना शुरू कर दिया कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लाइए जी। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट तो लेते हुए 6 महीने और साल भी लग सकता है जी। तो अभी हमने रिसेंटली ये क्लैरिफाई किया है, और मैं आपके इस टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी इंस्ट्रक्शंस अब क्लियर, ये 2 इश्यूज पे हमने क्लियर किए हैं। एक ये सक्सेशन सर्टिफिकेट हमें कोर्ट का नहीं चाहिए जी, वो आप अपना जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे आप तहसीलदार जो है वो सर्टिफाई करेगा कि भाई इस जो ओरिजिनल अलॉटी इस फैमिली के अंदर इन फैमिली मेंबर का शेयर बनता है और ये उनका शेयर है। सो नाउ दी सक्सेशन सर्टिफिकेट इज नॉट टू बी ऑब्टेन्ड। अब आपको वो कोर्ट से नहीं लेना है, वो तहसीलदार आपको देगा। वो तहसीलदार भी दे सकता है? वो तहसीलदार ही देगा, मैंने कहा था क्योंकि कोर्ट से लेने का कोई इसमें, हाँ, जिनके पास अगर लैंड अलॉट नहीं हुई है, जिनके पास हमारे पास कोई प्लॉट अलॉट नहीं हुआ, जिनके पास हमारे पास कोई कागज ही नहीं है, वो अलग इशू है। तो वो एक हमने क्लैरिफाई किया। दूसरा, हमें एक और परेशानी आ रही थी, जो लोग हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे कि आपने जो पीआरसी की कंडीशन रखी है, ये आपने जो कंडीशन रखी है, ये हमें मुश्किलात आ रही है, क्योंकि जो हमारे जो 47 के कुछ लोग आए जो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास पीआरसी नहीं है, मगर वो हेड ऑफ द फैमिली बनाए गए हैं जी। किसी की उम्र 70 साल है, किसी की उम्र 80 साल है, कोई तो घर से बाहर उसको उठा के लेना पड़ रहा है। अब आप कह रहे हैं कि आप अप्लाई भी, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली वो है, अप्लाई उसके नाम से होगा, लेकिन अब उसका बेचारे का पीआरसी नहीं, क्योंकि 80 साल पुराना, उसको चाहिए भी क्या करना पीआरसी तो हम इसलिए लेते हैं कि आपने कोई बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिलवानी है, आपने कोई जगह अप्लाई करना है, कोई जगह खरीदनी है, या कोई नौकरी के लिए अप्लाई करना है, प्रोफेशनल कॉलेज में अप्लाई करना है, कहता है इसने तो कुछ करना भी नहीं, अब इसको पीआरसी चाहिए भी नहीं। इसके बेटों के पास पीआरसी है, अच्छा औरत है कोई बूढ़ी, उसके हस्बैंड का पीआरसी था, अब ये 80 साल की बूढ़ी है, इसको कहाँ हम पीआरसी बनवाएंगे। तो इसके हमने इन 2 चीज़ों का हमने एक सक्सेशन सर्टिफिकेट मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि अब ये तहसीलदार देगा, और पीआरसी का मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि वो शख्स जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनको जो मान लीजिए 60 साल से ऊपर हैं, और उनका आपको सिर्फ बेटों का जो सर ये सक्सेशन सर्टिफिकेट आपने कहा, ये पावर ऑफ अटॉर्नी ही हुई ना, ये हुआ सक्सेशन सर्टिफिकेट हुआ कि भाई एंटाइटल्ड कौन है जी। अब वो जो लोग एंटाइटल्ड हैं,
या तो वो इकट्ठा एक आदमी को अथोराइज करेंगे कि आप आप हमारे behalf entitled पे- हैं, जी। या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। जी। तो जब आप एक आदमी को अथोराइज करेंगे तो फिर उन्होंने उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अगर एक सिंगल आदमी है तो उसको वो एंटाइटलमेंट लेके तो कोर्ट में फिर पावर ऑफ अटॉर्नी करवाने जाना है। नहीं नहीं, देखिए आप एक फैमिली के पार्ट हैं, जी। ठीक है। अब आपके ओरिजिनल फैमिली जो थी, फैमिली हेड मान लीजिए ए था, जी। ए नहीं रहा, जी। ए की विरासत चली गई मान लीजिए 1 2 3 4 को, ठीक जी। ठीक है जी। अब 4 आदमी हिस्सेदार हैं, 5.5 लाख रुपया बटना है वो 4 लोगों 4 लोगों में। इसके 2 तरीके हैं लेने के, या तो वो 4 आदमी अलग अलग से अपना फॉर्म भर दें 5.5 लाख बटा 4, अपना अपना शेयर का अलग अलग से जी भर दें। बिल्कुल ठीक है, इसमें वो पूरी उनको फ्रीडम है, वो अपना अलग अलग से फॉर्म भी भर सकते भर हैं, सकते हैं। अपना अकाउंट नंबर, अपना बैंक जहां उनका अकाउंट, अपना अकाउंट दे दें, तो उस 5.5 लाख में से उनका हिस्सा जो चौथा हिस्सा है वो आ जाएगा। लेकिन सर इसी में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे आप कह रहे हैं कि 4 आदमी अलग अलग भर सकते हैं, जी हाँ। लेकिन जब वो पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट में लेने जाते हैं, नहीं पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ आएगी नहीं। पावर ऑफ अटॉर्नी कब आएगी? पावर ऑफ अटॉर्नी तब आएगी जब ये 4 आदमी अलग अलग नहीं भरते, जी। मगर एक आदमी को अपना हेड बनाते हैं, अपनी अथॉरिटी देते हैं, अथॉरिटी कि देते हैं। हम अपना अकाउंट नंबर कौन देगा यार, हम क्यों अलग से फॉर्म भरेंगे, तुम्हारे में आ जाएंगे, हम आपस में कंट्रीब्यूट कर हम लेंगे। तेरे को अथॉरिटी देते हैं, तो हमारे बिहाफ पे यू कलेक्ट आवर शेयर। सो नाउ व्हेन ही गोज टू द पर्सन जिसने ये फॉर्म पकड़ना है, जी। वो कहेगा भाई आप तो 4 भाई थे, आप तो 4 हिस्सेदार हैं, तो आप ही क्यों फॉर्म भर रहे हो? वो कहेगा जनाब जो बाकी मेरे 3 भाई हैं उन्होंने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। बिल्कुल सही। लेकिन सर ये हो गया 4 लोगों या 5 लोगों या 10 लोगों के बीच में। अब जो एक सिंगल आदमी है जो जिसका नाम उसमें उस अगर वही एंटाइटल है तो वो नहीं अकेला भरे। सर, अगर सिंगल आदमी जिसका कोई भाई या बहन नहीं है जी जी। जो इसमें इंटाइटल है, अगर बहन है उसकी शादी हो गई है और भाई है नहीं, एक अगला सिंगल उसको अकेला, पूरे को 5.5 लाख मिलेगा। हाँ, लेकिन क्या उसको भी पावर ऑफ अटॉर्नी उसको लेने किस बात की? की? उसको नहीं वो तो एक ही आदमी एंटाइटल है, जी, उसको तो 5.5 लाख रुपए एक ही आदमी को जाएगा, तो उसको तो पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी नहीं। लेनी नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी आपको तब लेनी पड़ती है जब आप 2 हिस्सेदार हैं या 3 जी, हिस्सेदार जी। हैं, एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं, और आप दूसरे हिस्सेदार का हिस्सा भी अप्लाई कर रहे हैं कि ये मुझे दे दो क्योंकि उसने मुझे ये, मतलब जो एक सिंगल आदमी है, जो उन कागजों में सिंगल आदमी है। उसको कोई पावर ऑफ अटॉर्नी अच्छा सर, एक और चीज लोगों की जानकारी के लिए बताएं, ये भी एक अहम सवाल था उनके दिल में कि जिनको जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड अलॉट हुई या क्वार्टर्स अलॉट हुए या 3500 की रसीद अलॉट हुई और प्लॉट दिया है। हाँ, प्लॉट मतलब क्वार्टर दिया। अब जिनके पास क्वार्टर और 3500 रुपए की रसीद है, क्या उसमें उनको अल्फ फॉर्म चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। वो तो मैंने कहा कि अलफ फॉर्म इज ओनली मेंट फॉर दी एग्रीकल्चरल। ओके, जो एग्रीकल्चर के लिए उनको अल्फ फॉर्म चाहिए। जी बिल्कुल सही। अब सर उनके लिए वो अलॉटमेंट ऑर्डर, जी, वो अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ द प्लॉट और अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ द हाउस और अलॉटमेंट और दैट 3500 इज सफिशिएंट। सर, और जैसे कि अभी हम एक छोटी सी जानकारी और चाहेंगे आपसे कि अब वो लोग नहीं रहे और उनका नाम उसमें एक ही बेटा है, उनकी विरासत चली गई उसको, उनके पास नहीं है, लेकिन उसने विरासत चली गई और उसने उस पे बैंक लोन भी लिया उस मॉर्गेज पे। जब उन्होंने उनके नाम कर दिया तो इट मींस कि वही वो उनका ठीक है, वही हुआ ना। जी जी। जी बिल्कुल सर, ये कई लोग ऐसे कुछ जानकारी चाहते थे, जैसे आपने अभी कहा कि एक सिंगल आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी ही नहीं चाहिए, लेकिन वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा के अभी तक परेशान है, वकीलों के पास जा रहा है। आजकल ये बहुत बड़ी अहम चीजें थी जी। अब 65 में क्या कुछ फॉर्मेलिटीज का डिफरेंस है? हाँ, क्योंकि 65 का फॉर्मेलिटी में ये डिफरेंस है कि जो 65 के लोग थे उनको एक राशन कार्ड दिया गया था जी, क्योंकि जब इनको वहाँ से आए ना छम से, तो छम से नज़दीक तो अखनूर ही है, तो अखनूर में बड़ा कैंप लगा जो हमें जानकारी है जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, छम डिस्प्लेस्ड पर्सन रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, और उनको वहाँ पे पहले तो रखा गया कैंप्स में, जब तक ना वहाँ वो सेटल हो जाए, जब उसको वहाँ से आए जी बिल्कुल, कैंप्स में रखा गया तो उनको एक राशन कार्ड दिया गया। उस राशन कार्ड को हमने एक एविडेंस माना है कि अगर उस आदमी के पास वो राशन कार्ड है और उसके पास अगर ज़मीन अलॉटेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में उनके पास प्रॉपरली ज़मीन अलॉटेड नहीं है, ठीक है, उनके कब्जे में जरूर होगी, मगर होता किसी के पास कागज हो या ना हो, तो इसलिए उनके लिए हमने कहा कि ये राशन कार्ड अगर दिखाएंगे तो वही कागज जो है उनके लिए सफिशिएंट है, या फिर उनका कोई लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो है वो हमने अपनी जो फॉर्म है हमारे उसके बैक साइड पे ये सब क्लियर लिखा है उसको क्या लाना है, तो वो ले आए। अब हमारे पास क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कहा जी हमारा राशन कार्ड जो है वो अब मान लीजिए 65 और 2017 ये भी लगभग 60 साल हो गए जी, तो इन 60 सालों में वो राशन कार्ड इतना फेड हो गया है, उसके जो कागज उड़ गए हैं, उसमें नाम नहीं पहचाना जाता, और जाहिर बात है कि कहीं गुम हो गया है, किसी ने रख दिया है, अब मिल नहीं रहा है,
तो हमने कहा ठीक है, हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन जो CDPRA है, वो CDPRA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, और उसके बाद जब उसका काम खत्म हो गया तो वो वाइंड अप करके उसका रिकॉर्ड चला गया दिल्ली में जैसलमेर हाउस में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। जी। हमने उनको अप्रोच किया हुआ कि आप ये रिकॉर्ड जो है हमें दे दें, ताकि जिन लोगों के पास ये अप्लाई करता है 65 और 71 के लोगों को, जिन लोगों के पास वो रिकॉर्ड नहीं है, हम उस रेफरेंस से उनका रिकॉर्ड जो है दे, और जैसे ही वो रिकॉर्ड हमारे पास आता है तो 65 और 71 का मसला रिकॉर्ड का बिल्कुल हल हो जाएगा। जी बिल्कुल, दोनों में यही फॉर्मेलिटी, दोनों में और कोई कुछ ऐसा नहीं है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां थी आपने जो हमें दी, और इसको मद्देनजर रखते हुए, आपकी इन बातों को समझते हुए लोगों में काफ़ी क्लियरेंस आई होगी, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान थे और कई एजेंट्स के हाथों में भी पड़े हुए थे। आपने ये भी एक अहम चीज़ इनको ये बताई कि जो जिन जिन लोगों को मिल चुके हैं उनका नाम वेबसाइट पे, पेपर में पब्लिश हो रहा है, मत किसी लोगों के झांसे में आए, किसी एजेंट्स के झांसे में आए, ताकि उनको वो किसी तरह से किसी पैसे को ऐंठे, किसी तरीके से उनको ब्लैकमेल करे। ये चीज़ें बड़ी अहम हैं, और आपने एक एक फॉर्मेलिटी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बताया, जो कि लोगों को बहुत ज़रूरत थी। लोग बड़े इसमें परेशान थे, भटक रहे थे, कोर्ट्स में भटक रहे थे, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। एक और चीज़ अहम सर, एक आखिरी प्रश्न समय की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि ये एक बड़ा अहम टॉपिक था सर, जिस तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी का मसला है, क्या एक कोर्ट को नहीं किया जा सकता मेंशन की, क्योंकि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो और भी कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट्स का अपना अपना काम है, वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो इस पावर ऑफ अटॉर्नी का हर डिस्ट्रिक्ट में, या जो डिस्ट्रिक्ट इससे रिलेटेड है, वहाँ एक कोर्ट में या आपके तहसील ऑफिस में या DC ऑफिस में, मतलब कहीं एक क्रिएट किया जाए जहाँ उनको पावर ऑफ अटॉर्नी एक ही जगह पे सबको मिले, और नंबर दे दिए जाएं, आज 10 से आज ले जाएं, 1 से 25 नंबर तक की मिलेगी, 25 से 50 की कल मिलेगी, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जहाँ आप किसी दूसरे आदमी को अपना शेयर या अपना हक लेने के लिए ऑथोराइज करते हैं। जी बिल्कुल। तो इट हैज़ टू बी ए लीगल डॉक्यूमेंट, बिकॉज कल को मान लीजिए आप रिफ्यूज़ करते हैं कि ये तो मेरी पावर, मैंने तो पावर अटॉर्नी दी ही नहीं थी, ये फिक्टिशियस है, इसके ऊपर मेरे साइन नहीं है, तो ये इसलिए ये पैसे का मसला है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जल्दी की अब ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने 31 मार्च से हमने पहले एड्स दी थी कि आप जल्दी करें जी। उस वक्त हमारा ये पर्पज़ था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा पिछले साल के लिए रखा था इस स्कीम के तहत, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको यूटिलाइज कर सकें। अब ये एक रनिंग स्कीम है, इसमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम है, आप अपना काम बिल्कुल पक्का करिए, पैनिक मत करिए। ये कागज़ हमें दीजिए, आपका केस क्लियर हो जाएगा, हम उसको दिल्ली भेजेंगे, आपकी वेबसाइट पे आपके क्लियरेंस का नाम डाल देंगे, और दिल्ली से आपके पैसे अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होगा, पैनिक मत करें, किसी के पास ये मत जाएं कि हमें हेल्प कर दो, आप कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं आपको कहूँगा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो जो ऑफिसर आपका केस प्रोसेस कर रहा है वो उस डॉक्यूमेंट के बदले में आपको फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्लियर नहीं करेगा। जी बिल्कुल सही। तो आप अपने डॉक्यूमेंट लें, आप पैनिक मत करें, किसी के पास ऐसे मत जाएं, आप अपने DC के पास चले जाएं। हमारे पास लोग, मैं तो हर रोज़ लगभग इसी मसले के ऊपर हम कई डेपुटेशन से मिलते हैं, और जैसे जैसे वो सुझाव देते हैं हम वैसे वैसे उनके मसले हल करते जाते हैं। तो कोई इशू नहीं है इसमें, कोई घबराने का इशू नहीं है, कोई पैनिक करने का इशू नहीं है। आप अपने सर्टिफिकेट जो हैं, जो हमने बड़े मिनिमम डॉक्यूमेंट रखे हैं अब, और अब आधार कार्ड के ऊपर भी परेशान मत हों। आधार कार्ड के हमने स्पेशल कैंप लगा रहे हैं, सबको आधार कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि आधार सीडिंग वाला अकाउंट नंबर होना चाहिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ताकि ये पैसा जो है डायरेक्टली आपके अकाउंट में चले। तो सर जिनके आधार कार्ड नहीं है वो उन आधार, मतलब आपने जैसे आधार कार्ड इसमें कंपलसरी रखा है, तो जिनके आधार कार्ड नहीं है तो वो आधार कार्ड बनवा लें। अभी पिछले दिनों कोई हमारी स्टेट के अंदर जो हमारा आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी थी, वो उसने कुछ काम रोक दिया था, कुछ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई इशू था जी। अब वो काम हर जिले में रिज्यूम हो चुका है, और DC के दफ्तर में, हर DC ने अपने दफ्तर में अलग अलग तहसीलों पे, हमने तो ये फॉर्म जो है इवन तहसील लेवल पे दे दिए जी। हमने ये फॉर्म जो है, पहले लोगों ने कहा था कि कौन PRO के दफ्तर में 26,319 फैमिलीज अगर इकट्ठी, और उस 26,300 फैमिली के अगर मान लीजिए टुकड़े हो चुके हैं, तो कोई फैमिली 2 हिस्सों में है, कोई फैमिली 3 हिस्सों में है, तो एक लगभग लाख के करीब लोग जो है फॉर्म भरने वाले हैं। तो वो कहाँ वहाँ जाएंगे, और एक ही दफ्तर में कहाँ उनको फॉर्म मिलेंगे। इसलिए हमने ये फॉर्म जो है हर ज़िले में भेजे, हर ज़िले में, जम्मू में भी हर तहसील में चलेंगे। तो ये तहसील वाइज, सीरियल वाइज हमने फॉर्म भेजे हैं लोगों को, और वहाँ कलेक्ट भी कर रहे हैं और उसको प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो कोई एक बड़ा ही प्रोसीजर हमने सेट करके रखा हुआ है। आप उसमें जो भी आपके सुझाव आते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि ये परफेक्शन कभी अचीव नहीं होती। अगर आप आज भी मुझे कुछ बातें आती हैं, कुछ लोग कहते हैं जनाब कुछ ऐसे लोग हैं जो उस वक्त फौज में थे, वो बाहर चले गए, उनका नाम रिकॉर्ड नहीं हुआ, अब उनका क्या बनेगा। तो मैंने कहा आप ऐसा रिकॉर्ड हमें दीजिए, इसका भी कोई हल निकालेंगे।
तो जितनी जितनी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनका हल जो है हम निकालते जाएंगे। सर एक रिक्वेस्ट है, मैं जनता की आवाज़ बन के आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट था जिसमें आपने जनता को पूरा सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, वो ये था कि जो डेथ सर्टिफिकेट का मसला था, जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी हुई हैं वो अर्बन एरिया में, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ जल्दी से वो कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर अर्बन एरिया में ऐसा कुछ हुआ, रूरल एरिया का तो मैंने कहा कि जी वो लंबरदार और चौकीदार से वो मिल जाएगा। वो जी वो मिल जाएगा, रिपोर्ट करेंगे, तहसीलदार उनकी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर दे देगा, तो हम और कुछ नहीं करेंगे। वो इंस्ट्रक्शन हमने दे दी है। जहाँ तक शहर का मसला है तो इसके ऊपर मैंने कहा कि हम कोई ऐसा ऑफिसर जो ग्राउंड लेवल वाला आइडेंटिफाई करके, वो तहसीलदार खास जो आपका जम्मू का तहसीलदार होता है, वो हमें सर्टिफाई कर देगा कि मैंने ये इंक्वायरी की है और ये जो है उसका म्यूनिसिपैलिटी के पास रिकॉर्ड नहीं है और ये आदमी जो फोत हो चुका है। तो और गुजारिश ये भी है कि सर जनता को ये अर्बन एरिया की जो जिस तहसीलदार सेंट्रल या जिसको भी आप डिप्यूट करते हैं उधर उनको चक्कर ना लगाना पड़े, एक बार या दो बार जाके उनकी सुनवाई हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इंस्ट्रक्शन है। ये देखिए जो भी मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये इसका एक पर्पस ये भी है कि ना सिर्फ लोग ही सुने मगर हमारे ऑफिसर भी ये सुने। जी बिल्कुल, हमारे वो लोग जो लोअर लेवल पे हैं, क्योंकि जो क्लैरिटी मेरे लेवल पे है वो क्लैरिटी डीसीज के लेवल पे हो सकता है वो नीचे लेवल पे ना हो, तो और उन्हीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पवन कोतवाल साहब, आपने इस जो रेफ्यूजीज का एक डीपीज का जो मसला था ये बड़े अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि लोग इसमें बहुत कंफ्यूज थे। अब हम लोगों के पास भी लोग आते थे तो हम लोग भी उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें भी पूरी नॉलेज नहीं थी। लेकिन आपके पास नॉलेज का भंडार तो है ही है, लेकिन इस पूरे टॉपिक का आप ही को पूरा पता है, क्योंकि यह आपके हाथों से ही बन के गया है। इसलिए आपके द्वारा दी गई जानकारी से मुझे लगता है कि लोगों तक पूरी जानकारी पहुंच गई होगी और उनके जहन की पैनिकनेस, जो पैनिक होते हैं, वो पैनिक ना होके अब अपने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे। आपने ये भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई आपके कागज नहीं बना सकता, क्योंकि फेक कागज की कोई वैलिडिटी नहीं है और बड़े सिंपल 4-5 फॉर्मेलिटीज चाहिए जो आप आराम से पूरी कर सकते हैं। जी पवन कोतवाल साहब, आपका हमारी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत एक अहम मुद्दा था जिससे लोग काफी परेशान थे, लेकिन आपने इसको सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर पवन कोतवाल। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने हमें एक एक वर्ड समझाया। 47 के रेफ्यूजीज को क्या चाहिए, 65 के रेफ्यूजीज को क्या चाहिए, 71 के रेफ्यूजीज को क्या चाहिए, उन्होंने पूरा डिफरेंशिएट करके इन सब चीज़ों को समझाया। और मुझे लगता है कि हमारे माध्यम से पवन कोतवाल साहब ने जो आपको कहा वो आपके जहन में ज़रूर पड़ा होगा। दर्शकों, आपसे विदाई लेते हैं, फिर हाजिर होंगे फेस टू फेस के नए अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।